हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल से हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में 10वां अध्याय शुरू किया था और यह 10वें अध्याय का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, यह पार्ट में हम पेज नंबर 142 से 144 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए यह वीडियो हमने तैयार किया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 10वां अध्याय 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो हम पहुंचे थे चित्र 2 पर और चित्र 2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह किसका चित्र है? एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर का यह चित्र है। इमेज में आप फर्रुखसियर को देख सकते हैं। और आगे बात करें तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। एक था अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों, हमें याद रख लेना है कि पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से कितने राज्य प्रमुख थे? 3 राज्य प्रमुख थे। और आज के इस वीडियो में हम अवध और बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रख लो, अवध, बंगाल और हैदराबाद, और ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। चलिए आंसर बताइए। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से कितने राज्य प्रमुख थे? 3 राज्य प्रमुख थे। सही आंसर ऑप्शन सी। और इन तीनों राज्यों के संस्थापक, अवध के संस्थापक थे सआदत खां, तो बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां और हैदराबाद के संस्थापक थे आसफ जाह। यहां तीनों को इमेज में आप देख सकते हैं। यह पहली इमेज है सआदत खां की, उन्होंने अवध की स्थापना की। दूसरे है मुर्शिद कुली खां, उन्होंने बंगाल की स्थापना की। और तीसरे है आसफ जाह, उन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। और यह तीनों व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। यह तीनों व्यक्तियों का मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक बार फिर से पढ़ लो और आगे मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खां अवध, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की, तो आसफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की। और यह तीनों व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। राज्य और उनके संस्थापक की सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है उनके संस्थापक। तो बताइए कौन से राज्य को किसके साथ जोड़ो? अवध के संस्थापक कौन थे? सआदत खां थे। तो बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी। और हैदराबाद के संस्थापक है आसफ जाह। एक बार यहां फिर से देख लो। अवध के संस्थापक सआदत खां, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां और हैदराबाद के संस्थापक आसफ जाह। तो यह तीनों आपको याद रख लेने चाहिए। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था। क्या? आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां को दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सआदत खां की जात का दर्जा 6000 था। तो यहां से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसकी जात का दर्जा 6000 का था? तो मैंने किसके बारे में आपको बताया? 6000 का दर्जा किसका था? यहां लास्ट सेंटेंस पढ़िए। सआदत खां की जात का दर्जा 6000 का था। तो सही आंसर है सआदत खां। और मुर्शिद कुली खां और आसफ जाह का दर्जा 7-7 हजार का था। किसका? आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां का दर्जा 7-7 हजार जात का था। तो आपने याद रख लिया, सआदत खां सही आंसर बनेगा। ओके, आगे हैदराबाद राज्य की अब बात करें। हैदराबाद के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यह अध्याय में दी गई है, तो आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके,
निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसका शासनकाल है 1724 से लेकर 1748 तक। तो आसफ जाह जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। दोस्तों, यह आसफ जाह कौन था? तो हैदराबाद राज्य के स्थापक यह आसफ जाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। और 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। एक बार फिर से पढ़ लो, हैदराबाद की बात कर रहे हैं। तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह, शासनकाल है 1724 से लेकर 1748 तक। तो यह आसफ जाह जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, यह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। किसको? आसफ जाह को सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। कौन? यह आसफ जाह हैदराबाद का वास्तविक शासक बन गया। आंसर बताइए। हैदराबाद राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मुर्शिद कुली खान ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। पहला सेंटेंस सही या गलत? गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। यहां पर पढ़ो कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, और यहां जिक्र किया गया है मुर्शिद कुली खां का, तो यह सेंटेंस गलत हो गया। और वह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुर्शिद कुली खां के लिए। तो मुर्शिद कुली खां बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था, यह भी गलत है। तो यहां हमें पता चल गया कि हैदराबाद राज्य के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे बात करें। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। दोस्तों, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से यहाँ हैदराबाद में लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था हैदराबाद में। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। वाह भाई वाह, यह आसफ जाह एक स्वतंत्र शासन चलाता था। तो मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से यहाँ हैदराबाद में लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। कौन? आसफ जाह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। आंसर बताइए। निम्न में से कौन अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से यहाँ हैदराबाद लाया था? तो सही आंसर है दोस्तों, आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से यहाँ हैदराबाद में लाया था। तो सही आंसर बनता है दोस्तों आसफ जाह। ओके,
आगे बात करें तो हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। दोस्तों यहाँ हैदराबाद के ऊपर दो तरफ से आक्रमण हो रहे थे। देखो, पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था हैदराबाद। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। यानी कि तीनों तरफ से यहां हैदराबाद पर संकट मंडरा रहा था। देखो, पश्चिम की ओर से मराठों के विरुद्ध पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था हैदराबाद राज्य। तो यहाँ पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। आंसर बताइए, निम्न में से कौन कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था? तो सही आंसर है आसफ जाह। दोस्तों आसफ जाह की हम बात कर रहे हैं और हैदराबाद राज्य की बात कर रहे हैं, तो या तो आंसर हैदराबाद बनेगा या तो आसफ जाह बनेगा। तो आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। आगे निजाम की फौज। दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल यह अध्याय में दिया गया है कि हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन, ऐसे टाइटल से यहाँ जो बात दर्शाई गई है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। क्या? निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज्यादा है। एक बार फिर से पढ़ लो। निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन, यह 1790 का वर्णन है। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज्यादा है। आंसर बताइए, हैदराबाद के निजाम के पास कितने हाथियों की सवारी है? हैदराबाद के निजाम के पास कितने हाथियों की सवारी थी? तो सही आंसर है 400 हाथियों की सवारी थी, ऑप्शन डी। और आगे अवध राज्य की बात करें तो बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसको? अभी तक हमने आसफ जाह की बात की, लेकिन अब जब अवध की बात आई तो हाईलाइट में होगा सआदत खां। तो बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। क्या? यह अवध सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। याद रखना कि अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। और गंगा नदी का जो उपजाऊ मैदान है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरा प्रदेश दर्शाया गया है यह एक दोस्तों उपजाऊ मैदान है। और यहाँ गंगा नदी के साथ साथ और भी बहती हुई नदियों ने यहाँ बहुत ही अच्छा यानी कि उपजाऊ मैदान तैयार किया है। तो अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। क्या? यह गंगा में से ही यह भारत और बंगाल के बीच के व्यापार का मुख्य मार्ग यह नदी में से होकर गुजरता था। आंसर बताइए, बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 में कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1722 में। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बुरहान उल मुल्क यानी कि सआदत खान ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया सआदत खान।
बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी कि जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? बुरहान उल मुल्क शहादत खान की बात कर रहे हैं। तो बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया शहादत खान। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी कि जागीरदारों की संख्या में भी कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। आंसर बताइए, निम्न में से किसने धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की थी? तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शहादत खान की। और शहादत खान न हो तो एक और भी नाम हो सकता है बुरहान उल मुल्क। क्या? बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की थी। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शहादत खान। और राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक बार फिर से यहां से देख लो कि राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और दोस्तों आगे चित्र 3 यह टेक्स्ट बुक में दिया गया है। चित्र 3 किसका है? बुरहान उल मुल्क शहादत खान का यह चित्र है। और एक क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट बुक में रखा गया है कि अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। यह क्वेश्चन आपके लिए और सोचने के लिए रखा गया है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे, यह आपको सोचना है। और कल यह पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि यह अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।